डन, ऑल राइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते सबको। भाई हम आ गए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में, हमारे बैच प्रयास जेई हिंदी में। तो भाई लोग जल्दी से प्लीज मुझे बता दो एक बारी, क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भाई लोग। यस, जल्दी से मुझे बता दें प्लीज, क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल ढंग से? यस सर, चैट नहीं चल रही क्या? बोलो 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 भाई लोग। यस, हाँ जी। तो यार हम लोगों ने ना पिछली क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था, और हमने जाते जाते रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और शुरू करेंगे एक नया सिद्धांत। हमने पहले लुईस का सिद्धांत देखा था, आज शुरू करेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत, वीबीटी बोलते हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिससे हम ये सीखेंगे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का और बेटर तरीका क्या था। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जल्दी से मुझे बता दे, क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? आ रही है ना? ऑल राइट, कूल, डन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। बहुत सारा पढ़ना है भाई। देखो ध्यान से, हमने अनुनाद की बातें करी थी पिछली क्लास में, राइट? हमने बात करी थी रेजोनेंस क्या होता है, हमने सीखा था कि अनुनाद की संरचनाएं कैसे बनाई जाती है और उनका एक फाइनल रिजल्टेंट अनुनाद संकर कैसे आता है। जब अनुनाद का फंडा सीख लिया था, तो भाई आज हम सीखेंगे कि अनुनाद से बॉन्ड ऑर्डर, बंद कोटि कैसे निकालेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि अनुनाद से बंद कोटि कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब ये सीख लेंगे बेटा, तो आज हमें बात करनी है फजान्स रूल की। आज हमें बात करनी है फजान्स रूल की। ध्यान से समझिएगा फजान्स रूल क्या होता है, हम लोग चर्चा करेंगे। फजान्स रूल कहता है आयनिक लक्षण चेक करना या सहसंयोजी लक्षण चेक करना सिखाता है। ये आपको क्या सिखाता है? सहसंयोजी लक्षण चेक करना सिखाता है। किसमें चेक करना सिखाएगा? आयनिक आबंध में। कैसे सिखाएगा वो भी बात कर लेंगे। और जब हम फजान्स रूल सीख लेंगे, जब हम यहां तक प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हम लोग शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है वीबीटी, जिसको कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है जी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ओके, ठीक है जी, ऑल राइट। डीबीपी के सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं वेरी सून, वेरी सून मिलने वाले हैं। डीबीपी के सोल्यूशन मैंने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं, आपको एक साथ मिल जाएंगे, डोंट वरी, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो। तब तक के लिए प्लीज ध्यान से देखिए, यहां पे इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, इन चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ओके, तो मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ जल्दी से, क्या तुम लोग अपने घर पे ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, या ऐसा हो रहा है कि बस कक्षा हो गई, क्लास सुन ली, लेक्चर देख लिया और जयराम जी की? सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना भाई? यस, सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्लास में तुम इतनी देर पढ़ के जा रहे हो, इसको अपनी पढ़ाई ना समझे, तुम ये समझो कि यहां तो बस तुम हमें सुन रहे हो किसी तरह। ठीक है, क्लास में जो भी तुम कर रहे हो उसको पढ़ाई मत समझे, यहां तो ये है कि तुम आ रहे हो, तुम लोग कुछ कुछ सुन रहे हो और दैट्स इट। पढ़ाई असली वो है बेटा जो तुम खुद करोगे, जो तुम लोग खुद से करोगे। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद जब बैठ के आप ढंग से चीजों को एनालाइज करते हैं, ढंग से चीजों को रिवाइज करते हैं, उनके क्वेश्चंस लगाते हैं, वो सारी बातें, वो सारी चीजें आपकी पढ़ाई में आती हैं। ठीक है, समय बहुत कम बचा है भाई लोग। ठीक है, जनवरी में आप लोग का पेपर आने वाला है, अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, और 4 महीने में जेई मेंस है, और जेई मेंस अच्छा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है
भाई देखो यार, हम है प्रयास बैच के स्टूडेंट, हम कोई अर्जुना के या लक्ष्य के स्टूडेंट तो है नहीं, राइट। कुछ बच्चे यहाँ वो भी हैं जो पिछले साल के प्रयास बैच से वापस रिपीट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही करो या मरो स्थिति है। तो भाई अभी इतना पढ़ाई कर लो, इतने एफर्ट्स डाल लो कि अब कोई टेंशन बचे ही ना, ठीक है। इतनी पढ़ाई कर लो, इतने एफर्ट्स डाल लो कि इसके बाद में मुड़ के देखना ही ना पड़े कि यार कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता है कि आपका अप्रैल में फिर से अटेम्प्ट आएगा। बच्चे कहेंगे अरे सर आप जनवरी के लिए इतना क्यों डरा रहे हो, जनवरी के बाद अप्रैल में भी तो एग्जाम आएगा। यार बात सही है, अप्रैल में एग्जाम आएगा तो सही, पर पता है जनवरी अटेम्प्ट में अगर एक बार तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा ना, तो एक दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक शांति आ जाएगी कि हाँ अब इससे अच्छा और करूंगा, अप्रैल और बढ़िया दूंगा। पर जिनका जनवरी बिगड़ जाता है, मानो या ना मानो यार, मैं स्पष्ट बात बोलने वाला इंसान हूं, झूठे सपने नहीं दिखाता, दिमाग में कहीं ना एक डर बैठ जाता है कि यार यही बिगड़ गया तो अप्रैल अटेम्प्ट में मैं क्या उखाड़ लूंगा है, और एडवांस तक तो मैं क्या ही सोचूं। सही बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं डू और डाई सिचुएशन है, जितना समय बचता है सिर्फ पढ़ाई में लगाओ, जितना समय बच रहा है केवल पढ़ाई में लगाओ, अच्छे से पढ़ो, अपना बेस्ट दे के आओ यार, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया है। चलो सीएफटी सिलेबस में बिल्कुल है इंद्रजीत, हम पढ़ेंगे भी। चलिए ध्यान से सुनिए बातों को, हमें आज क्या करना है, हमें डिस्कस करने हैं ये 3 टॉपिक्स डिटेल में। वीबीटी हम शुरू करेंगे, फजान ढंग से पढ़ेंगे, अनुनाद ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। वीबीटी में भी कोशिश करेंगे अच्छा पोर्शन आज कवर कर पाए, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो उससे पहले जल्दी से हमें एक बार बता दीजिए, पूरी की पूरी जाजू सर की धतूरा आर्मी, हाउस द जोश, यस, क्या हम रेडी हैं क्लास के लिए? शुरू करें भाई, नई बातें शुरू करें, नए कॉन्सेप्ट्स। बेटा देखो, इस चैप्टर की एक खासियत है कि इसके हर लेक्चर में तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पिछले लेक्चर से रिलेट हो जाएगा, हाँ कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक आते हैं, पर हर लेक्चर में कोई नई बात जरूर होगी। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चलता है चैप्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि इसका हर लेक्चर एक सवाल बन सकता है, हर लेक्चर से एक जेई के लायक अच्छा सवाल बन ही सकता है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो जल्दी से मुझे बता दे भैया, क्या हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल एक्साइटेड हैं, बिल्कुल डन है चीजों को लेके? यस, ऑल सेट पाजी, शुरू करें? चलिए आइए देखिए जरा भैया क्या सीन है हमारी जनता का। तो 96.81% बच्चे कह रहे हैं सर वी आर रेडी। ये कौन ठटरी के बड़े भाई हैं? ये कौन है जो धतूरा खा के बैठे हैं यहाँ पे? इनको मैं बताऊं क्या? मिलेंगे भाई, इनसे मिलूंगा एक दिन, इनको पकड़ के मतलब बस मसल देंगे, ठीक है। तब तक जल्दी से डीपीपी सोल्यूशन, थोड़ा सा वेट, डीपीपी सोल्यूशन पहले पूरे पीरियोडिक के आएंगे, फिर बॉन्डिंग के आने शुरू हो जाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। हम क्या करने वाले हैं, सुनिएगा गौर से, हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। तो बेटा जी, मैंने आपसे पिछली क्लास में जाते जाते अनुनाद का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। रेजोनेंस की हमें स्ट्रक्चर्स भी बनानी आ जाती हैं, हमें वो सारी अनुनादी संरचनाएं और उन सबका एक फाइनल अनुनाद संकर बनाना आता है। हम क्या करने वाले हैं आज, हम कैलकुलेशन करने वाले हैं अनुनाद संरचनाओं में बंद कोटि या आबंद कोटि। हम देखने वाले हैं अनुनाद संरचनाओं में बंद कोटि। कैसे बंद कोटि निकलती है, ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपने कार्बोनेट आयन लिया है तो उसमें बंद कोटि क्या होगी। तो यार जैसे ही मैं कार्बोनेट आयन सुनता हूं ना, मेरे दिमाग में या तो ये आता है, ठीक है, या तो ये आता है या फिर ये आता है, ठीक है, या फिर ये आता है, ठीक है। तो या तो ये है या ये है या वो है, ये 3 तो अनुनाद संरचनाएं हैं, और इन सबका एक फाइनल आता है ये, ठीक है। यहां है आंशिक, यहां है आंशिक,
यहां है आंशिक डबल बॉन्ड, और ओवरऑल पे है -2 चार्ज। ओवरऑल पे क्या है? -2 चार्ज। सही है, ठीक है। वो है अनुनाद संकर, ये है अनुनाद की संरचनाएं। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई असलियत में तो ये एग्जिस्ट करता है ना। रियलिटी में कोई कार्बोनेट आयन पूछेगा तुमसे तो तुम कहोगे ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है। ये तीनों तो काल्पनिक संरचनाएं हैं, असलियत में तो वैसा है। अगर असलियत में अनुनादी संरचनाएं वैसी हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहां बंद कोटि क्या है? बंद कोटि तो होती है कि दो परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो उनकी संख्या बंद कोटि कहलाती है। तो यहां एक बॉन्ड तो पूरा बन रहा है, पर ये दूसरा तो आंशिक है। अब ये आंशिक है तो इसमें कितना आंशिक है? 50%, 30%, 20%, क्या? तो वो कैसे पता करें? तो भाई उसके लिए बंद कोटि निकालनी पड़ती है। बंद कोटि निकालनी पड़ती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे कोई भी एक बॉन्ड, अनुनादी संरचनाओं में कोई एक बॉन्ड को हर जगह फोकस करो। जैसे सपोज करो तुमने बोला मैं इस बॉन्ड पे फोकस करूंगा, तो यहां का ये वाला बॉन्ड, यहां का ये वाला बॉन्ड, यहां का ये वाला बॉन्ड, मैंने इसको माना, तुम जरूरी नहीं है, तुम इस वाले को भी मान सकते हो, तुम इस वाले को भी मान सकते हो, पर हर जगह सेम मानना है। अगर हर जगह सेम मानना है तो मैंने बोला यहां कितना बॉन्ड है 1, यहां कितने बॉन्ड है 2, यहां कितना बॉन्ड है 1। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सेम जगह पे, तीनों जगह पे कितने बॉन्ड्स है? 1 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं? 3। टोटल कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4/3, या फिर हम बोलेंगे 1.33। दैट्स इट। फॉर्मूला क्या हुआ, ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या हुआ अबंध कोटि का? फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो व्हाइट बॉक्स में मान रहा हूं ना, हम बोलेंगे बॉक्स में माने हुए सिस्टम के बॉक्स में माने हुए सिस्टम में कुल बॉन्ड्स की संख्या, बॉक्स में माने हुए सिस्टम में कुल बॉन्ड्स की संख्या अपॉन कुल अनुनादी संरचनाएं, अपॉन कुल अनुनादी संरचनाएं, ये हो जाता है अनुपात आबंध कोटि का। ये अनुपात किसका हो जाता है? आबंध कोटि का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला इसको मैंने बॉक्स माना, तो यहां 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 सारे बॉन्ड काउंट करके देख लिए। अगर आपको इसको नहीं मानना, आपको सपोज इधर वाले को मानना है, तो यहां पे 2 बॉन्ड, यहां पे 1 बॉन्ड, यहां पे 1 बॉन्ड, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 बाय टोटल अनुनादी संरचनाएं कितनी है? 3। तो हम इस तरीके से कहीं से भी निकाले आंसर तो सेम आएगा, पर अनुनाद वाली संरचनाओं के केस में फाइनल बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, फिर आप लोगों से पूछता हूं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जैसे कि ओजोन, जैसे कि ओजोन, तो ओजोन एक स्ट्रक्चर में ऐसा है ना, एक साइड में ऐसा है, और फाइनल अनुनादी संकर जो है वो ऐसा है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहां भी आंशिक, यहां भी आंशिक। सही है, ऐसा है ना। तो ध्यान से देखना, हमने कोई एक साइड को सिस्टम माना, तो हमने बोला ये लो, अगर हमने ये माना तो हमारी आबंध कोटि क्या हो जाएगी? उधर है 2 बॉन्ड, इधर है 1 बॉन्ड, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मानेंगे अगर वो पहला बॉन्ड है तो 2 उधर और 1 इधर, 3, 2 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल अनुनादी संरचनाएं कितनी है? 2। तो आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। 3/2 यानी कि 1.5। तो टोटल आपने जो भी सिस्टम माना था उसके सारे बॉन्ड काउंट कर लो, डिवाइडेड बाय 1.5, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। बताओ भाई लोग, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस, जल्दी से बताएं प्लीज। यहां तक बातें क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक?
समझ में आई बात अच्छे से? क्लियर है भाई? देखिए ध्यान से, अगर ये क्लियर है तो एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं जो आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएंगे कैसे होगा, ठीक है? आप लोग बताएंगे कैसे होगा, कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, कैसे उनमें आबंध कोटि निकलेगी, क्या बात होगी, ठीक है? ध्यान से शुरू करते हैं। आइए, एक बच्चा कह रहा है Na2SO4 में बताओ। तो बेटा Na2SO4 में तो आयनिक आबंध है ना, Na+ और सल्फेट आयन। हाँ, सल्फेट आयन पे बंध कोटि निकल सकती है, बट Na+ पे नहीं निकलेगी, वो तो आयनिक आबंध बना के बैठा है धातु, है ना? आइए अगला एग्जाम्पल देखें। अगर मैंने देखा एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैंने देखा एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये है बेंजीन। बेंजीन को कहते हैं C6H6, है ना? बेंजीन को कहते हैं C6H6। मैंने कल इसका अनुनाद संकर आपको होमवर्क में भी दिया था। मैंने बोला था बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जो ऐसा बन जाए, राइट? एक स्ट्रक्चर लाला ऐसा हो सकता है, यस, जो ऐसा बन जाए, ठीक है? एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर वो पॉसिबल है। अगर ये दो स्ट्रक्चर्स हैं तो इनका फाइनल रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा? इनका फाइनल रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा? कभी डबल बॉन्ड यहां, 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 कभी डबल बॉन्ड यहां। मतलब पूरे स्ट्रक्चर में ही घूम रहा है डबल बॉन्ड। अगर स्ट्रक्चर में ही घूम रहा है डबल बॉन्ड, तो हमने बोला, ध्यान से देखिएगा, हम बना देते हैं ये गोला बीच में, हम बना देते हैं बीच में ये गोला। इसका मतलब आंशिक डबल बॉन्ड सभी जगह है। अब यहां पे बंद कोटि कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है भाई, बंद कोटि निकालना क्या मुश्किल काम है। हमने बोला कोई भी एक बॉन्ड कंसीडर कर लो, ये लो, आपने इधर ये माना, इधर ये माना, तो ये है 2 और ये है 1, तो बंद कोटि क्या हो जाएगी? 2+1 डिवाइडेड बाय टोटल अनुनादी संरचनाएं हैं 2, तो आंसर आ जाएगा 1.5, है ना? ये 2 ये 1, तो 3/2। टोटल अनुनादी संरचनाएं 2 है, तो 3/2 का मतलब 1.5। कूल है, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखो यार, ClO4-, इसे बोलते हैं पर क्लोरेट आयन। क्या बोलते हैं भाई? पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन कैसे बनता है ये? आइए भाई इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें। हम बोलेंगे ये कुछ ऐसा होता है भाई लोग दिखने में, Cl डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब हमने बोला एक बार क्या हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो जाए और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए। देखो ध्यान से, एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, ऐसे ही बच्चे में 2 ऑक्सीजन और है जिन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे और एक बार नेगेटिव चार्ज यहां। ध्यान से देखिएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर और एक बार बीच में। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आपका पूरे स्ट्रक्चर में घूम सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज आपका पूरे स्ट्रक्चर में घूम सकता है तो आप कोई भी एक बॉन्ड को फोकस में लाएं, तो ये देखें, यहां पे ये हो गया, 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 तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? टोटल अनुनादी संरचनाएं तो मेरे ख्याल से 4 है, 1 2 3 4। टोटल अनुनादी संरचनाएं तो 4 है, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। देखिए ध्यान से, 1 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा क्या? देखो ध्यान से भाई, प्लीज देखना ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरीके से भाई लोग मैंने परक्लोरेट आयन भी चेक कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना।
ठीक है, इस तरीके से मैंने पर क्लोरेट आयन पर भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लिया। कुछ नहीं करना होता, एक सिस्टम मानो, उसके अंदर बॉन्ड को इकट्ठा करो, डिवाइडेड बाय जितनी टोटल अनुराधी संरचनाएं बन रही हैं उनको डिवाइड कर दो, उनकी संख्या को। सही है जी, क्लियर है? ये 1.75 बनेगा, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक और ट्राई कर लेते हैं, सल्फेट आयन। आप लोग बताना, आप लोग बताओगे क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा यहां पे? सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ट्राई करो तो। सल्फेट आयन में कैसे पता चलेगा कितना अनुनाद संरचना होगा? इंद्रजीत बेटा बना के, पेन पेपर से ड्रॉ करोगे जब ही समझ में आएगा भाई, ऐसे तो नहीं समझ में आने वाला। यस, हाँ जी, ध्यान से देखिए भाई। करें डिस्कस? चलो, अगर सल्फेट आयन को ट्राई करके देखना है दोस्त, तो देखना ध्यान से यार। सल्फेट आयन कैसे बनता है? दो तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होंगे और बचे हुए दो O पे माइनस माइनस होगा, राइट? ये स्ट्रक्चर होगा। अब हमें किसी भी समय पे कोई दो ऑक्सीजन पे माइनस रखना है, बचे हुए दो पे डबल बॉन्ड बनाना है। ऐसे क्या क्या अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं सोचो। एक पैटर्न मैंने ये बना दिया, देखना तो, ठीक है। एक पैटर्न मैंने क्या बना दिया, ध्यान से देखें, मैंने बोला ये ओके, इन दो पे नेगेटिव, इन दो पे नेगेटिव, उन दो पे नेगेटिव। एक तरीका जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आ रहा है कि भाई इस ओ पे नेगेटिव, इसको ना बनाने का कोई प्रॉपर तरीका ऑर्गेनिक में सिखाया जाएगा। मैं तो अभी सिर्फ इनऑर्गेनिक के हिसाब से जुगाड़ बता रहा हूं, आपको प्रॉपर तरीका ऑर्गेनिक में सिखाया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, वो समझ में आया, ये समझ में आया। एक तरीका ये भी तो हो सकता है। देखना ध्यान से, तो मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, वहां डबल बॉन्ड लगा दिए, यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, वहां भी डबल बॉन्ड लगा दिए। कोई और दिक्कत मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसे दो ऑक्सीजन का केस बचा है जहां पे नेगेटिव चार्ज ना आया हो, राइट? सारे कवर हो गए। अगर सारे कवर हो गए, क्योंकि अगर मैं एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा तो यहां नेगेटिव आएगा, एक डबल बॉन्ड यहां एक डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा तो यहां नेगेटिव आएगा, राइट? ठीक है जी, अगर यहां लगाऊंगा तो यहां नेगेटिव आएगा, अगर यहां लगाऊंगा तो यहां नेगेटिव आएगा। सारी बातें कवर हो गई है अच्छे से? अगर हो गई है तो आप ध्यान से देखिएगा, हम बंद कोटि कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला ये लो भाई, ये है पहला बॉन्ड, ये है इसमें ये वाला 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 बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो आंसर आएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 3 0, 5 6 जा 30। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई गड़बड़, कोई परेशानी? 8/5 होगा ना भाई। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। कहीं से भी ट्राई कर लो, देख लो, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 1 और 1 2
और एक 3 और 2 5 और 2 7। ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग तो नहीं आना चाहिए था। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, या 2 और 1 3 और 2 5 6 और 2 8। ठीक है, कोई और स्ट्रक्चर मिसिंग तो नहीं रह गया है? इधर 2 पे नेगेटिव, इधर 2 पे नेगेटिव, इधर 2 पे नेगेटिव, इधर 2 पे नेगेटिव और इधर 2 पे नेगेटिव। तो इधर वाले से मैंने इधर वाला कैंसिल कर दिया, इधर वाले से मैंने इधर वाला कैंसिल कर दिया, और इधर वालों से मैंने इधर वाला कैंसिल कर दिया। इधर आना और इधर आना, इधर आना और एक उधर जाने वाला केस नहीं लिया ना मैंने, जहां ऊपर वाले 2 पे नेगेटिव आ रहा हो। राइट, एक बार रुकना, एक ये भी पॉसिबिलिटी है ना, देखना जरा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है? या ये हम कवर कर चुके हैं? आई डोंट थिंक सो हमने कहीं भी कवर किया है ये नहीं कवर किया है ना हमने। राइट, 2 का ऑपोजिट जो था वो ये था, ये हमने कवर नहीं किया है ना। उसका ऑपोजिट हमने कवर कर लिया है, ठीक है, उसका ऑपोजिट हमने ले लिया है, ऐसा भी हमने ले लिया है, इसका ऑपोजिट यहां बना लिया, एक ये भी तो होगा। यस, अब ठीक है, अब ठीक है। अगर तो हम बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास में 6 अनुनादी संरचनाएं हैं, और उसमें अगर इस साइड का बॉन्ड ले रहे हैं तो ये भी आ जाएगा। तो 1 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 9/6, 3/2, 1.5। कहीं और से ट्राई करके देखें क्या? 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, यहां से ट्राई करके देखें क्या? 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। यस, अब ठीक आ गया, अब ठीक आ गया। राइट, क्लियर है? 9/6। ध्यान से देखिए, मैं जब बना रहा था तभी मुझे लग रहा था कुछ तो कम कम सा चल रहा है, बट देन आई थॉट कि बनाने में शायद हो गया होगा। ठीक है जी, डन है, समझ में आई बात? तो ये कैसे पता चला कि हमने गलत करा है, कुछ गड़बड़ हुई है? मैंने जिस बॉन्ड को सिस्टम माना था ना, उससे तो बंद कोटी निकाली ही निकाली। फिर एक बार खुद का, क्योंकि मुझे डाउट था इस स्ट्रक्चर में, तो मैंने एक दूसरी साइड से और चेक करके देखा रिजल्ट, कि एक बार इसको मान के देखते हैं। तो इसके हिसाब से जब माना तो आंसर अलग आ रहा था, जबकि आंसर अलग नहीं आना चाहिए। तब दिमाग में ये चमका कि भाई इसका ऑपोजिट तो मिसिंग है, इसका ऑपोजिट तो बनाया ही नहीं। तो इस तरीके से आपने अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनाए। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितनी अनुनाद संरचनाएं बनेंगी वो आप ज्ञात कर सकें, आपको बना के ही देखनी पड़ेगी, आपको बना के ही देखनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्त? पक्का जी? ऑल डन? बढ़िया। ओके, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा जी? स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे आगे, स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे आगे। ये प्रसारित अष्टक वाला केस है, सिखाया तो था पिछली क्लास में, सिखाया तो था पिछली क्लास में। प्रसारित अष्टक में H2SO4 बना के नहीं दिखाया था? तो H2SO4 में बस मैंने H+H+ हटा लिए दोनों साइड से, तो ये O- रह गए, बाकी सब तो एज इट इज ही है। अंकिता यादव, पिछली क्लास में बताया था ना प्रसारित अष्टक। बाकी आप आगे वाले टॉपिक्स में और सीख जाओगे अच्छे से, बट हाँ, ये हमने सिखाया हुआ है। ओके, चलिए आगे चले, यहां तक क्लियर है सब कुछ? तो बेटा जी, मैंने आपको इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनुनाद संकर कैसा होगा? ऐसा होगा, सभी पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड। ये हो जाएगा सभी जगह पे आंशिक डबल बॉन्ड और ओवरऑल पे -2 चार्ज। सही है, बढ़िया। BF4 कुछ होता नहीं है बेटा, NH4+ नॉर्मल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अमोनिया में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो H+ के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे चलिए। आइए सचिन बेटा, मैंने सिखाए थे स्ट्रक्चर बनाने लास्ट क्लास तक। ये प्रसारित अष्टक वाले स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आप सीख जाओगे आने वाली क्लासेस में, डोंट वरी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बेटा, BF4 कुछ नहीं होता, BF4- होता है। वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हम सीखेंगे। सही है, चलो ध्यान से सुनेंगे आगे। आइए भाई आगे बात करते हैं। अब मैं चैट को कर रहा हूं ऑफ, हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बट उससे पहले कुछ बच्चों को पूछ रहे हैं बच्चे की NH4+ का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसमें अनुनाद तो देखो पक्का ही नहीं होगा,
पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूं। NH4 प्लस बोले तो अमोनियम आयन, NH4 प्लस बोले तो अमोनियम आयन। हम क्या बोलेंगे भाई, देखो आपको आता है NH3 बनाना, ये हमने सीखा हुआ है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। अब बॉन्ड बनाने आया एक H प्लस, अगर H प्लस बॉन्ड बनाने के लिए आया है अमोनिया पे, तो हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और आपने H प्लस कर दिया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो H प्लस पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या कहता है, वो कहता है हमें पता है हाइड्रोजन और हीलियम द्विलक बना के खुश होते हैं, तो नाइट्रोजन कहता है ये लो, तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले लो और खुश हो जाओ। तो इस तरीके से नाइट्रोजन ने 3 तो सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है और इस तरीके से प्लस चार्ज ले रखा है। क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि वो दाता है, हाइड्रोजन यहां पे ग्राही है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। सही है, पक्का जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये है तो अब सुनिएगा अगला पॉइंट, सुनिएगा ध्यान से, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। हम बोल रहे हैं सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, या ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे ध्रुवता। बेटा एक बात है, और वो बात ऐसी है कि हम ये कहते हैं कि कोई भी आयनिक आबंध जो होता है, आपने अभी तक आयनिक आबंध बनाने सीख लिए, आपने अभी तक सहसंयोजी आबंध बनाने भी सीख लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी आयनिक आबंध कभी भी 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी सहसंयोजी आबंध कभी भी 100% सहसंयोजी नहीं होता। उनमें कोई ना कोई ध्रुवता जरूर होती है, मतलब हर आयनिक आबंध में कुछ ना कुछ सहसंयोजी लक्षण जरूर होगा, हर सहसंयोजी आबंध में कुछ ना कुछ आयनिक लक्षण जरूर होगा। तो हम यही चीज समझाना चाह रहे हैं, इस चीज को लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा ध्यान रखें इस बात को। कोई भी आयनिक आबंध कोई भी आयनिक आबंध कभी 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी आयनिक आबंध कभी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ सहसंयोजी लक्षण होता है। कोई भी आयनिक आबंध कभी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें हमेशा कुछ सहसंयोजी लक्षण होते हैं। इसी प्रकार कोई भी सहसंयोजी आबंध, यानी कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कभी 100% कोवेलेंट नहीं होता, कभी 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक लक्षण होते हैं। बात को ध्यान से समझिए, कोई भी आयनिक आबंध कभी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें सहसंयोजी लक्षण होते हैं। कोई भी सहसंयोजी आबंध कभी 100% सहसंयोजी नहीं होता, उसमें आयनिक लक्षण होते हैं। तो ये पता कैसे चलता है कि भाई क्या है आयनिक लक्षण, क्या है सहसंयोजी लक्षण? तो ध्यान से देखिएगा, हम ये बोलेंगे किसी भी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है,
किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और उस कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चलता है फजान्स रूल से। उस कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चलता है फजान्स रूल से, फजान के नियमों से। सही है। किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, उस कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चलता है फजान के नियमों द्वारा। सीखेंगे क्या होता है, कैसे किसी आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण देखे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। इसी तरह कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोई भी सहसंयोजी आबंध जो होता है, उसमें होता है बेटा आयनिक लक्षण। कोई भी सहसंयोजी आबंध जो होता है उसमें होता है आयनिक लक्षण, आयनिक कैरेक्टर, और उसका पता चलता है डायपोल मोमेंट से। उसका कैसे पता चलता है? डायपोल मोमेंट से। प्लीज बात को ध्यान से समझे। कोई भी आयनिक बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और उसके कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चलता है फजान रूल की हेल्प से। क्या थे फजान के रूल, अभी बात करने वाले हैं। इसी तरह कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक लक्षण होते हैं, आयनिक कैरेक्टर होता है, उसका पता चलता है डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण। सीखेंगे क्या होता है, बट अभी नहीं, कुछ लेक्चर्स के बाद जब हम प्रॉपर ज्यामिति, प्रॉपर संरचनाएं बनाना सीख लेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में पूरा पढ़ चुका हूं और कोवेलेंट बॉन्ड का मुझे आइडिया हो चुका है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मुझे कोई कह रहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए मेरे एज ए स्टूडेंट? अगर कोई मेरे सामने कह रहा है सहसंयोजी लक्षण, सहसंयोजी लक्षण, तो दिमाग में क्या सोचोगे कि अगर NaCl है और तुम्हें कहा इसमें सहसंयोजी लक्षण देखो, तो क्या देखूं? तो सिंपल सी बात है, NaCl में आयनिक आबंध होता है Na+Cl-। अगर कोई तुम्हें सहसंयोजी लक्षण देखने के लिए कह रहा है तो आपको सिंपल सा क्या सोचना है? आपको सिर्फ यह सोचना है बेटा कि सहसंयोजी लक्षण मतलब शेयरिंग की टेंडेंसी, शेयरिंग का सामर्थ्य, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश, है ना? इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश है तो Na+ और Cl- बिल्कुल ही, भले ही आयनिक आबंध बना के बैठे हैं, पर उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म शेयर करने का सामर्थ्य है। वो कैसे है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो कैसे है, क्या है, उसके बारे में चर्चा करनी है हमको। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या शुरू करें डिस्कस करना? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मेरे को अलग स्लाइड लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्ट। यहां से बात होती है। हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में हेडिंग डाल रहा हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है। आयनिक आबंध में सहसंयोजी लक्षण कैसे आएगा, क्या आएगा, बात को समझो। हमने बोला कि ये तुम्हारे पास एक शुद्ध आयनिक पेयर है, एक आयनिक आबंध है कि धनायन है और ऋणायन है, इनके बीच में आयनिक आबंध बना हुआ था। तो बेटा यहां पे ना दो काम होते हैं। दो काम क्या? एक काम होता है, उसको बताऊंगा मैं, दो काम की जरा ध्यान से समझना। ये तुम्हारे पास एक प्योर आयनिक बॉन्ड है, शुद्ध आयनिक बॉन्ड है। धीरे 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 क्या होता है, आपने पिछले वाले चैप्टर में आवर्त सारणी में, दोस्तों ध्यान से सुना है भाई, मेरे ध्यान से सुनना, आपने ये बात बड़े ध्यान से सुनी है कि जो ऋणायन है वो आकार में बड़ा होता है, धनायन आकार में छोटा होता है। वो चीज मैंने यहां भी दिखाई है कि ऋणायन आकार में बड़ा है, धनायन आकार में छोटा है। आप इसको समझो, ये है Na+, वो है Cl-। सही है। आकार में बड़ा, आकार में छोटा। ठीक। आगे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होता है ना, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा है तो उसके पास जगह ज्यादा है, तो उसको लगता है वो फैल ज्यादा सकता है। क्या कर सकता है? फैल ज्यादा सकता है। तो वो धीरे धीरे जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो उसका
कक्षक है, जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसे क्या करता है, Na+ की ओर थोड़ा फैलाने की कोशिश करता है। क्या करता है, Na+ की ओर, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन तो होता ही है, तो धीरे धीरे Cl-, जैसे अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहे हैं, ये Cl- की पहले परिधि है कि Cl- इतनी जगह में था, बट धीरे धीरे Cl- क्या करता है, Na+ की तरफ आकर्षित होने की कोशिश करता है। धीरे धीरे Cl- जो है वो Na+ की ओर आकर्षित होने की कोशिश करता है। अगर आकर्षित होने की कोशिश करता है मतलब अपने एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैलाने की कोशिश करता है। अगर अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैलाने की कोशिश करता है तो तुम देखो दोनों शेप्स में ही अंतर आ गया। पहले बिल्कुल गोल था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अभी थोड़ा बलून जैसा हो गया है ना। ये ब्लैक डॉट आपको बताते हैं कि ये इसका पहले का एरिया था, पर ये उससे फैलने लग गया। धीरे धीरे और फैलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे और फैलने की कोशिश करता है, और एक समय ऐसा आता है कि अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ही, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ही Na+ को बिठा लेता है। ध्यान से नोटिस करिएगा, धीरे धीरे और फैलने की कोशिश करता है, और एक टाइम के बाद अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ही इस Na+ को बिठा लेता है। प्लीज गौर से देखें, बात को समझें। अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ही Na+ को बिठा लेता है। तो बेसिकली अभी क्या होने लग गया, होने कुछ ये लग गया है, होने कुछ ऐसा लग गया है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होने लग गया कि Cl- के अंदर ही Na+ है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होने लग गए हैं, मतलब शेयर होने लग गए हैं। अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होने लग गए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम हो गया है, तो दोनों अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांट लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आपस में बांटना शुरू कर देंगे तो बेटा जहां बांटने की बात आती है, जहां शेयरिंग की बात आती है, वहां तो एक ही तरीके का कैरेक्टर होता है, सहसंयोजी लक्षण। कैसा लक्षण, सहसंयोजी लक्षण। तो आपको लगता है कि आयनिका बंध ऐसा होता है, बट एक्चुअली में आयनिका बंध ऐसे नहीं होता। रियलिटी में आयनिका बंध ऐसा होता है कि हर आयनिका बंध में ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा ही होगा, तो ऋणायन हमेशा धनायन को अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ही ले लेगा। धीरे 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 अपना एरिया छोड़ता जाएगा और धनायन को अल्टीमेटली अपने अंदर सेट करता जाएगा। धनायन को अपने अंदर धीरे धीरे सेट करता जाएगा। प्लीज ध्यान से देखें, सही है जी। और इस चीज की पुष्टि, इस चीज के बारे में डिटेल में चर्चा किसने करी थी, फजान नाम के एक बंदे ने। ये बातें किसी ने नोटिस नहीं करी थी, लोग तो आयनिका बंध पढ़ के, जालक ऊर्जा पढ़ के खुश थे, पर फजान नाम का एक बंदा आया, उसने कहा कि यार तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, आयनिका बंध में ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसने बोला कि दो टर्म समझो ध्यान से। एक होती है ध्रुवण क्षमता, एक टर्म है ध्रुवण क्षमता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलराइजिंग पावर। ध्यान से देखिएगा, एक टर्म होती है ध्रुवण क्षमता जिसे कहा जाता है पोलराइजिंग पावर, और एक टर्म होती है ध्रुवता जिसे कहा जाता है पोलराइजेबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, एक होती है ध्रुवण क्षमता, एक टर्म होती है ध्रुवता। बेटा ध्रुवण क्षमता टर्म जो है वो किसके लिए पढ़ी जाती है, धनायनों के लिए। ये टर्म हम किसके लिए पढ़ते हैं, धनायनों के लिए। और ये जो टर्म है नीचे वाला, ये हम पढ़ते हैं ऋणायनों के लिए। प्लीज ध्यान से नोट करिएगा, ध्रुवण क्षमता टर्म जो है हम धनायनों के लिए पढ़ते हैं, ध्रुवता टर्म जो है हम ऋणायनों के लिए पढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, डन है। तो इससे धनायन भी हो गया, ऋणायन भी हो गया, है ना। धनायन भी हो गया और ऋणायन भी हो गया। अगर धनायन भी कवर हो गया, ऋणायन भी कवर हो गया, मतलब पोलराइजिंग पावर भी कवर हो गई और पोलराइजेबिलिटी भी कवर हो गई, तो क्या मतलब है इन टर्म्स का, इन टर्म्स का ये मतलब है कि ऋणायन की इतनी जुर्रत कि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रसारित कर सके, ऋणायन की इतनी क्षमता कि अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रसारित कर सके, फैला सके, धनायन को अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ला सके, ये उसकी ध्रुवता कहलाती है।
ऋणायन का इतना सामर्थ्य है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने अंदर, धनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने अंदर सेट कर सकता है, ये उसकी ध्रुवता कहलाती है। और धनायन की ये क्षमता कि वो ऋणायन के आकर्षित होने से आकर्षित होता चला जाए, चला जाए, चला जाए, वो उसकी ध्रुवण क्षमता है कि हर धनायन की अपनी अपनी औकात है, अपनी अपनी क्षमता है कि वो ऋणायन से कितना ध्रुवित होता है। ठीक है, वो अल्टीमेटली ध्रुवीकरण ही रहा है, पर ऋणायन के द्वारा ध्रुवित करना ध्रुवता कहलाती है, और धनायन का ध्रुवित होना उसकी ध्रुवण क्षमता कहलाती है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ऋणायन की ये टेंडेंसी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रसारित कर सकता है और इस तरीके से धनायन की तरफ आकर्षित हो सकता है, वो उसकी ध्रुवता कहलाता है। और धनायन की ये टेंडेंसी कि वो ऋणायन के ध्रुवित इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ आकर्षित हो सकता है, ये उसकी ध्रुवण क्षमता कहलाती है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैंने मुंह से पूरी पूरी डेफिनेशन बोली है। मैं चाहता हूं आप लोग जब नोट्स रिवाइज करें तो इस चीज को लिख ले। मैं चाहता हूं जब आप लोग नोट्स रिवाइज करें तो इस डेफिनेशंस को खुद लिख ले। सही है, बात समझ आई यहां तक? आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। थोड़ी फील आई क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे किसी आयनिक आबंध में सह संयोजी लक्षण आता होगा? यहां तक बात समझ में आई क्या? प्लीज मुझे बताओ। यस, यहां तक बात समझ में आई क्या? प्लीज मुझे बताएं। हाँ जी, डन है भाई? ओके, मैंने बोला ऋणायन का अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रसारित करके धनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अपने आप को आकर्षित करना उसकी ध्रुवता कहलाता है, और धनायन का अपने आप पे जोर ना चल पाना और ऋणायन की तरफ आकर्षित होते जाना उसकी ध्रुवण क्षमता कहलाता है। अगर ये बात आपको समझ में आती है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मुझे एक बात समझाइएगा, जल्दी जल्दी समझाइएगा। मैं आप लोगों की सिंसियरिटी देखना चाहता हूं, मैं आप लोगों की सिंसियरिटी देखना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, ध्रुवण क्षमता अच्छी किस धनायन की होगी? जिसका आकार बड़ा होगा या जिसका आकार छोटा होगा? ध्रुवण क्षमता अच्छी कौन से धनायन की होगी? जिसका आकार बड़ा होगा या जिसका आकार छोटा होगा? तो ऑब्वियसली जिसका आकार छोटा होगा उसके लिए ध्रुवण क्षमता बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि बेटा जितना छोटा धनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना आसानी से वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में फिट हो जाएगा, उतना आसानी से वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में फिट हो जाएगा, मतलब उतना आसानी से ऋणायन की तरफ आकर्षित हो जाएगा, है ना? इसी प्रकार ऋणायन की ध्रुवता, अगर ध्रुवता अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए ऋणायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होना चाहिए? बड़ा या छोटा? बड़ा, क्योंकि ऋणायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वो फैल पाएगा और उतना ज्यादा वो धनायन को, धनायन के इलेक्ट्रॉन कोश को अपने अंदर सेट कर पाएगा, उतना आसानी से वो धनायन को अपने अंदर इजीली सेट कर पाएगा। ठीक है बेटा, नेट से डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्या है? मैंने खुद ही तो बोली है इतनी बार, तुमने सुनी है वो बात, बस उस सुनी हुई बात को लिख लेना नोट्स रिवाइज करते हुए। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोगों को यह बात खुद से समझ में आ रही है कि धनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होना चाहिए या साइज छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। प्लीज ध्यान से देखें, ध्यान से देखें यहां तक। हाँ जी, यस, ठीक है, ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला, फजान बाबा ने बोला, इनफैक्ट मैं तो फजान बाबा वाली बात आपको समझा रहा हूं, सर किसी एटम में दो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है क्या? बेटा एक एटम में नहीं, दो एटम्स के बीच में होते हैं, दो एटम्स के बीच में होते हैं। तो फजान बाबा ने क्या बोला? फजान बाबा ने यह बोला कि अगर आपको किसी आयनिक आबंध में
अच्छा सहसंयोजी लक्षण देखना है, अगर किसी आयनिक आबंध में अच्छा सहसंयोजी लक्षण देखना है तो उसकी दो ही शर्तें हैं। पहला, धनायन का आकार तो छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी बेहतर होगी, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसकी ध्रुवता उतनी बेहतर होगी। और जहां ध्रुवण क्षमता अच्छी होगी या ध्रुवता अच्छी होगी तो वहां तो भाई साहब बढ़िया सहसंयोजी लक्षण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आइए इसके पहले नियम को डिटेल में देखते हैं। आइए भाई इसके पहले नियम को ढंग से देखते हैं। क्या बोला फजान बाबा ने? फजान बाबा ने बोला कि धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। देखें ध्यान से, समझ आया क्या? यस, धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी। दूसरी बात, धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। बेटा अगर धनायन का आकार बढ़ता जाएगा, आकार नहीं, सॉरी गलत बोला मैंने, धनायन पर आवेश बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें यह बात पता है ना कि ये और ये अगर मैं बोलूं तो x पे +3 चार्ज है, +2 चार्ज है, +1 चार्ज है। धनायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसका आकार छोटा होता जाएगा, और जितना आकार छोटा होता जाएगा उतना सहसंयोजी लक्षण अच्छा होता जाएगा। इसी तरह यदि हमने ऋणायन की बात करी तो ऋणायन पे आकार जितना ज्यादा होगा नेगेटिव में, ऋणायन पे आकार नेगेटिव में वैल्यू वाइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका आकार होगा, और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसकी ध्रुवता उतनी अच्छी होगी, तो सहसंयोजी लक्षण उतना बढ़िया होगा। तो यही वाला पॉइंट सेकंड में कहा जा रहा है कि धनायन या ऋणायन पे आकार जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना बेहतर उनका सहसंयोजी लक्षण होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट को मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले जो अभी तक बताया है उसको एक बार ढंग से बता देते हैं। हमने ये बोला ध्रुवण क्षमता जिसकी ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सीसी, कोवेलेंट कैरेक्टर, इसे शॉर्ट में बोल रहे हैं सीसी। और ये ज्यादा किसका होगा? जिसमें धनायन का आकार छोटा होगा, जिसमें धनायन का आकार क्या होगा? छोटा। ठीक है, दूसरी चीज देखिए ध्यान से, ये पॉइंट समझ में आया? अगर मैं ऋणायन की टर्म्स में बात करूं तो जहां ध्रुवता ज्यादा होगी वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कहां होगा ऋणायन के लिए? जहां पे आकार बड़ा होगा। जहां पे आकार बड़ा होगा, तो ध्यान से देखिएगा, एक ये है, एक ये। ठीक है, तो ऋणायन के आकार पे उसकी ध्रुवता डिपेंडेंट है और उसी पे उसका सहसंयोजी लक्षण डिपेंडेंट है। धनायन के आकार पे उसकी ध्रुवण क्षमता और सहसंयोजी लक्षण डिपेंडेंट है, परंतु व्युत्क्रम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देखिएगा, जहां सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होता है वहां आयनिक लक्षण कम होता है, जहां आयनिक लक्षण ज्यादा होता है वहां सहसंयोजी लक्षण कम होता है। तो कभी कभी सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा टॉपिक इसके, आयनिक आबंध दे देगा और आयनिक लक्षण ही पूछ लेगा। कुछ नहीं करना, फजान रूल लगाओ, सहसंयोजी लक्षण का क्रम निकालो और आयनिक लक्षण के लिए क्या कर दो? उससे उल्टा। उससे क्या कर दो भाई? उल्टा। हमने बोला यहां लिख देते हैं, जो सहसंयोजी लक्षण का क्रम होगा वो आयनिक लक्षण का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। ठीक है जी, क्लियर है? ध्यान से सुनना, जो भी अभी तक पढ़ा इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हम इस चीज को अप्लाई करना सीख पाए। आपसे बोला गया है LiCl, NaCl, KCl। ठीक है, आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर।
अगला देखो, आपको बोला जा रहा है के एफ, के सी एल, के बी आर, के आई, आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। अगला देखना, एल आई सी एल, एम जी सी एल टू, ए एल सी एल थ्री, आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? प्लीज ध्यान से देखिएगा। एल आई सी एल या एन ए सी एल रख देते हैं। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखें। क्या करेंगे, तीनों ऑर्डर्स बना सकते हैं क्या? आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 देखता हूं, सबसे पहले जो कॉमन पार्ट हो ना उसको हटा दो। सबसे पहला काम क्या करो भाई, जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो। जैसे तुम देख पा रहे होगे हर किसी में Cl माइनस कॉमन है। अगर हर किसी में Cl माइनस कॉमन है तो मैंने बोला Li प्लस Na प्लस K प्लस, मैंने बोला Li प्लस Na प्लस K प्लस। अब ध्यान से देखें, अगर केवल धनायन रह गया, ऋणायन तो सभी में कॉमन है, अगर ऋणायन सभी में कॉमन है तो आपके पास है Li प्लस, आपके पास है Na प्लस, आपके पास है K प्लस, ये धनायनों की चीजें हैं। तो हमने सिंपल सी बात बोली, धनायन का आकार जितना छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। धनायन का आकार जितना छोटा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो भाई Li प्लस का आकार सबसे छोटा है, K प्लस का आकार सबसे बड़ा है, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पे आयनिक त्रिज्या हो या सहसंयोजी त्रिज्या बढ़ती है। तो हमने बोला जिसका आकार सबसे छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो अगर कोई ध्रुवण क्षमता का क्रम पूछता तब भी यही होता, Li प्लस Na प्लस K प्लस। अगर कोई कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है तब भी यही है, LiCl, NaCl, KCl। अगर कोई आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछता तो इसका उल्टा हो जाता, KCl, NaCl, LiCl। सही है, यहां पे ऋणायन कॉमन था तो धनायन के हिसाब से आंसर आया। अगले वाले पार्ट में ध्यान दो, जो अगर अगले वाले में देखोगे तो भाई हर जगह पे K प्लस कॉमन है, हर जगह पे K प्लस कॉमन है। अगर K प्लस कॉमन है तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अगर ऋणायन इस बार वेरी कर रहा है, अगर अब की बारी ऋणायन वेरी कर रहा है, तो ऋणायन पे हमने क्या रूल सीखा था? हमने ऋणायन पे ये रूल सीखा था कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसकी ध्रुवता उतनी अच्छी होगी, उसका सहसंयोजी लक्षण उतना अच्छा होगा। तो हम बोलेंगे I माइनस का आकार सबसे बड़ा, F माइनस का आकार सबसे छोटा, तो जिसका आकार सबसे बड़ा उसकी सहसंयोजी लक्षण, उसकी ध्रुवता सबसे बड़ी। तो यानी कि आंसर क्या आएगा? ये। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, NaCl, MgCl2, AlCl3। अब यहां देखिएगा, ऋणायन तो बेशक सभी में कॉमन है, पर धनायन में आवेश अलग अलग है। धनायन में आवेश जो है वो अलग अलग है। अगर आप ध्यान से नोट करें तो हम बोलेंगे Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3। ध्यान से देखें, Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3। अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें तो बेटा जी आपको एक रूल सिखाया था कि धनायन पे आकार जितना बढ़ता जाएगा, आकार क्या बोलता हूं भाई, मैं बार बार आवेश को आकार बोल देता हूं। धनायन पे आवेश जितना बढ़ता जाएगा उतना सहसंयोजी लक्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने ये बोला था कि आवेश जितना बढ़ता है आकार घट जाता है। वो मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो परमाणु क्रमांक 11, परमाणु क्रमांक 12, परमाणु क्रमांक 13, तो 11 में 1 प्लस है यानी कि 1 कम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 12 में 2 कम हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 13 में 3 कम हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये हैं आपके सम इलेक्ट्रॉनीय आयंस। सम इलेक्ट्रॉनीय आयंस। अगर ये आपके सम इलेक्ट्रॉनीय आयंस हैं तो सम इलेक्ट्रॉनीय आयंस के लिए हम क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनीय आयंस के लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है आकार
घटता है। सबसे ज्यादा आकार Na+ का होगा, फिर Mg+2 का होगा, फिर Al+3 का। तो मैं कहने के लिए तुम्हें रटा सकता था कि सीधा ही बोल दो AlCl3 का सहसंयोजी लक्षण सबसे ज्यादा, फिर MgCl2 का, फिर NaCl का, क्योंकि आवेश सबसे ज्यादा। पर मैं तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं कि क्यों मैंने यहां पे आवेश को जिताया, क्योंकि बेटा आकार का क्रम ये है, तो आकार वाले पॉइंट से ही आवेश वाला पॉइंट बना है, क्योंकि आकार का क्रम क्या कहता है, धनायन का आकार जितना छोटा उसका सहसंयोजी लक्षण उतना ज्यादा। वही तो फिर मैं यहां कह रहा हूं, आकार उसका सबसे छोटा होगा जिस पे आवेश सबसे ज्यादा होगा। तो Al+3 फिर Mg+2 फिर Na+, ये आ गया ऑर्डर। ध्यान से देखें, सही है जी, पक्का, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, सही है जी, ओके। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई, तो आगे बातचीत करते हैं। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। क्या है, सुनना ध्यान से, आखिरी वाला पॉइंट। समान आकार तथा आवेश के धनायनों में, सपोज करो दो धनायन है जिन पे आवेश भी सेम है, +1 और +1, या +2 और +2, या +3 और +3, आवेश सेम है, आकार भी सेम है। हमने अभी तक ये सीखा है, या तो आकार अलग अलग हो तो छोटे आकार वाले का सहसंयोजी लक्षण ज्यादा, या आवेश अलग अलग हो तो ज्यादा आवेश वाले का सहसंयोजी लक्षण ज्यादा। परंतु तीसरा केस कह रहा है, यदि आपके पास में दो धनायन ऐसे दिखाई दे पड़ रहे हैं जिनमें आकार भी सेम है, जिनमें आवेश भी सेम है, तो उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप ज्यादा होता है। बेटा अगर समान आकार और समान आवेश वाले धनायनों की आप बात करते हो, तो ये हमेशा ही वो वाले धनायन का कंपैरिजन होगा जहां एक तो होगा क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु का आयन, एक होगा डी ब्लॉक का आयन। तो हमेशा डी ब्लॉक वाले का सहसंयोजी लक्षण हम ज्यादा बताएंगे, डी ब्लॉक वाले धनायन का सहसंयोजी लक्षण हम ज्यादा बताएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा डी ब्लॉक वालों में ना 18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं संयोजी कोश में, जबकि क्षारीय क्षारीय मृदा धातुओं में या पी ब्लॉक वालों में 8 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं संयोजी कोश में। तो हम कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन वाले का स्थायित्व ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन वाले का। इसे कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो अक्रिय गैस विन्यास। जैसे आप लोग फिजिक्स में स्यूडो फोर्स नहीं पढ़ते, वैसे यहां पे हम स्यूडो इनर्ट गैस बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो आपके पास दो आयन है, एक डी ब्लॉक का और एक एस ब्लॉक का, ठीक है, दोनों में आवेश सेम है, दोनों का आकार लगभग एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता करा सेम है। तो उस स्थिति में डी ब्लॉक वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मानेंगे एस ब्लॉक वाले से हमेशा, क्योंकि डी ब्लॉक वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में, एस ब्लॉक वाले में 8 ही होते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं, CuCl और NaCl कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। अब आप ध्यान से देखिए, हम बोलेंगे ऋणायन तो दोनों में कॉमन है, यहां Cu+ है, यहां Na+ है, आवेश भी दोनों पे समान है। तो ऐसी स्थिति में डी ब्लॉक वाले का हमेशा एस ब्लॉक वाले से ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम कॉपर का केस देखोगे तो हम कॉपर प्लस क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉपर होता है ये 3d10 4s1, मैंने आपको विन्यास लिखने सिखाए थे। तो अगर कॉपर प्लस कर दोगे तो ये रह जाएगा 3d10, मतलब तीसरा कोश। तो तीसरे कोश में क्या क्या आया होगा, 3s2 3p6, तब जाके 3d10 हुआ होगा। इसी तरह यदि तुम Na की बात करोगे तो Na होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, पर अगर तुमने Na+ कर दिया तो तुम्हारे पास में क्या बचा, सिर्फ 2s2 2p6, क्योंकि 3s वाला तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहां पे आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल 8, 2s2 2p6, s के 2 p के 6, टोटल 8, जबकि यहां s के 2 p के 6 d के 10, टोटल 18। तो हम बोलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन वाले का जो स्थायित्व है वो 8 इलेक्ट्रॉन वालों से ज्यादा पड़ जाता है, इसी वजह से ये ऑर्डर आता है। पर हां, अगर दो डी ब्लॉक वालों का कंपैरिजन है
तब ये रूल नहीं लगेगा, तब तो दोनों डी ब्लॉक है, तो फिर जिसका धनायन का आकार छोटा वही जीतेगा, या जिस पे आवेश ज्यादा वही जीतेगा। पर ये रूल केवल और केवल जब लागू होगा जब एक डी ब्लॉक वाले को एक एस ब्लॉक वाले से कंपेयर किया जाए, एक डी ब्लॉक वाले को एक एस ब्लॉक वाले से कंपेयर किया जाए। ध्यान से देखें, समझें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ध्यान से देखें, समझें, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताएं। यहां तक की बातें समझ में आई क्या? फजान के नियम समझ में आए क्या? यस, हाँ भाई, यहां तक सब सही है, बढ़िया है, ओके। डी ब्लॉक में भी साइज सेम होता है, पर बेटा फजान रूल इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में साइज एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, ऐसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एस ब्लॉक वालों से, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? बढ़िया, ठीक है जी। चलो, अगर यहां तक की बातें समझ में आती है तो भाई हमने आज की क्लास के लिए क्या क्या डिसाइड किया था? हमने आज की क्लास के लिए डिसाइड किया था अनुनाद से बंद कोटि निकालना सीखेंगे। हमने आपको बिल्कुल ससम्मान सिखा दिया। ठीक है, एजीसीएल में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, पर एजी प्लस सीएल माइनस भी होता है वहां पे, तो वहां पे वही वाली बात हो जाएगी। सही है, हमने फजान रूल भी आपको सिखा दिए। अब हम जाते हैं वीबीटी की तरफ। आज की जो डीपीपी आपको मिलेगी उसमें आप लोगों को बिल्कुल मिलेंगे ये सहसंयोजी लक्षण वाले सवाल, इन्हें प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलो बच्चे कह रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दूं। बेटा एक बार मैं क्विक रिवीजन दे सकता हूं, एक क्विक रिवीजन दे सकता हूं, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये बोला कि फजान नाम का एक बंदा था, उसने ये बोला कि कोई भी आयनिक आबंध कभी भी 100% आयनिक नहीं होता। आप कहते हो ना कि NaCl में NaCl में Na+Cl- के बीच में आयनिक आबंध है, तो कभी भी ये 100% आयनिक नहीं होता, इसमें कुछ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही है, इसमें कुछ कुछ सहसंयोजी लक्षण होता ही है। वो सहसंयोजी लक्षण कैसे पता करें? उसे पता करा जाता है फजान के नियमों द्वारा। फजान का नियम यह कहता है कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उतनी बेहतर ऋणायन की ध्रुवता होगी और धनायन की ध्रुवण क्षमता होगी और उतना ही अच्छा सहसंयोजी लक्षण होगा। अब ये चीज कैसे पता करते हैं? तो हमने बोला धनायन का आकार जितना छोटा उतना बेहतर सहसंयोजी लक्षण, या ऋणायन का आकार जितना बड़ा उतना सहसंयोजी लक्षण अच्छा। ठीक है, अगर आवेश की बात हो रही है खाली, तो हमने बोला जहां आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सहसंयोजी लक्षण बढ़ता जाएगा। मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया था ये सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज वाला, हमेशा एग्जाम में ऐसा ही केस आता है, तभी ये फंडा लग पाता है। फिर मैंने एक स्पेशल केस लिया कि कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जब धनायन पे आवेश भी सेम हो, +1+1, और आकार भी लगभग सेम ही हो। आप एक्सपेरिमेंटल डेटा देखेंगे तो इनका आकार लगभग सेम मिलेगा। तो उस स्थिति में क्या करें? ना तो छोटे आकार पे जा सकते, ना ज्यादा आवेश पे जा सकते, तो इस स्थिति में तीसरा ऑप्शन लगाना पड़ता है, और वो ये कहता है कि जब भी किसी डी ब्लॉक वाले धनायन का कंपैरिजन एस ब्लॉक वाले धनायन से होता है तो डी ब्लॉक वाले का सहसंयोजी लक्षण ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उसके संयोजी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na वाले के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन वाले को 8 इलेक्ट्रॉन वाले से जिताते हैं ओवर। ये तीन बातें आपको बताई, अगर आपको ध्यान रहेंगी आप कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का कोई भी सवाल कर पाएंगे। आपको आज की डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन्हें जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक बात समझ में आती है तो हम चलते हैं आगे। हम क्या बोल रहे हैं आगे? अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और ये टॉपिक है एक नया सिद्धांत। बेटा देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को सहसंयोजी आबंध जब से शुरू किया, मैंने आप लोगों को लुईस के अष्टक नियम के बारे में बताया। मैंने बोला कि सबसे पहले लुईस नाम का एक बंदा आया था और उसने ये बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो अक्रिय गैस जैसी स्थिति होती है और हर
चीज स्थायी हो सकती है अष्टक पूरा करने से। तो हर अणु के स्थायित्व का प्रमाण है अगर उसका अष्टक पूरा है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि लुईस ने गलत बोला। अष्टक पूरा होना एक बहुत अच्छी बात है, स्थायित्व की बात है, परंतु सिर्फ अष्टक होना ही स्थायित्व है, ये बात गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अणु हैं जिनमें अष्टक पूरा नहीं है, उसके बावजूद वो स्थायी है ना। जैसे कुछ ऐसे हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं है और कुछ ऐसे जिनके पास अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, प्रसारित है। दोनों ही केसेस में स्थायित्व आ रहा है। तो यानी कि लुईस का अष्टक नियम बहुत अच्छा नियम तो नहीं था सहसंयोजी आबंध पढ़ने का या अणुओं के स्थायित्व का। तो फिर एक नया नियम आया। नया नियम क्या आया? संयोजकता आबंध सिद्धांत। नया नियम क्या आया? संयोजकता आबंध सिद्धांत। दैट इज, हम इसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हम इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत, तो ये किस फंडे पे काम करता है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक नया टॉपिक उठाया है, इसने एक नया मुद्दा उठाया है बॉन्ड्स को समझाने का। इसने बोला कि अणुओं के मध्य सहसंयोजी आबंध बनता तो है, पर वो बनता किस वजह से है? वो बनता है इस वजह से, कक्षकों के अति व्यापन से। मतलब वो ये कह रहा है कि यार ये जो तुम इतनी देर से कह रहे हो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, कैसे हो जाएगी शेयरिंग? ये दोनों क्या बोलने वाले लोग हैं क्या जो अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे देंगे? शेयरिंग कैसे होगी? और ऊपर से श्रोडिंगर के तरंगीय समीकरण के अनुसार परमाणु का जो नया मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षा में घूमते हुए थोड़ी दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, प्रायिकता पे आधारित मॉडल होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं जो तुम किसी और से शेयर कर पाओ। आपको तो एक एहसास दिखेगा कि शायद यहां इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और यहां इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए। आप ऐसे पकड़ के इलेक्ट्रॉन दोनों की शेयर थोड़ी कर सकते हो यार। बोहर का मॉडल थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने तो परमाणु का लेटेस्ट मॉडल पढ़ लिया है जो कि तरंगीय समीकरण पे आधारित है श्रोडिंगर के, जिसमें यह कहा जाता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हो सकता है, किस एरिया में होगा उसको कक्षक कहते हैं, और ये प्रायिकता पे आधारित बात है। अगर ये सब प्रायिकता पे आधारित है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, ये बात कहना सरासर गलत है। तो असलियत में होता क्या है? होता है ये कक्षकों का अति व्यापन। असलियत में होता है ये कक्षकों के अति व्यापन। ठीक है, हम बोलते हैं इंग्लिश में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, बात को समझे ध्यान से। कक्षकों का अति व्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सही है। कैसे होती है, क्या होती है? तो यह कहा जाता है कि जब दो परमाणु कक्षक आबंध बनाने के लिए करीब आते हैं तो न्यूनतम ऊर्जा स्थिति पे उन दोनों के परमाणु कक्षक मतलब एस कक्षक या पी कक्षक या डी कक्षक या एफ कक्षक, जो भी उनके संयोजी कोश का परमाणु कक्षक है, वो एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आते आते एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अंतर्भेदन कर देंगे, और वो अंतर्भेदन की वजह से हम ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग गए? शेयर होने लग गए। तो हां, कोवेलेंट बॉन्ड बनता शेयरिंग से ही है, पर एक्चुअली उनके कक्षकों का अति व्यापन होता है। मतलब कुछ ऐसा बोला आपको मैंने कि ये है हाइड्रोजन परमाणु का एस कक्षक। आप देखें, हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1s1। तो अगर दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1 1s1, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1 1s1। अगर ये दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं, अगर ये दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? दोनों के कक्षकों का अंतर्भेदन होगा इस तरीके से। ये इसका इस कक्षक था, ये इसका इस कक्षक था, दोनों ने आके मिक्स होके ओवरलैप करी, और जितने एरिया पे इनका अंतर्भेदन हुआ,
हम बोलते हैं यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग। यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग। और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो आबंध बना उसे हमने क्या बोला, सहसंयोजी आबंध। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो आबंध बना उसे हमने क्या बोला, सहसंयोजी आबंध। ठीक है, तो हमने बोलते हैं इस तरीके से कक्षकों का अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन की वजह से वहां पे बॉन्ड बनता है। इस फंडे के बारे में डिटेल में बात करी किसने, वीबीटी के फंडे ने। किसने बात करी, वीबीटी के फंडे ने। ये फंडा किसने दिया था, ये दो बंदों ने दिया था। एक का नाम था हाइटलर, हिटलर नहीं है ये, वो जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे वो नहीं है, और एक था लंदन। इन दो लोगों ने मिलकर एक नया फंडा दिया था जहां पे बताया जाता है कि कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी भेजे में घुसी गया, बात थोड़ी थोड़ी भेजे में घुसी गया। पर ये अतिव्यापन ऐसे नहीं हो जाता कि चलते ही दो परमाणु आ गए और अतिव्यापन कर गए। इनके बीच में न्यूनतम ऊर्जा स्थिति आनी पड़ती है, और वो न्यूनतम ऊर्जा स्थिति क्या होती है मैं आपको सिखाऊंगा। पर उससे पहले मुझे बताएं ये समझ में आया क्या, उससे पहले मुझे बताएं ये समझ में आया क्या। यस, ठीक है, सही है जी। हाँ भाई, डन है क्या, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए जी आगे शुरू करते हैं, इसको ढंग से बढ़ते हैं, ढंग से डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करना है, वो न्यूनतम ऊर्जा स्थिति क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा स्थिति क्या होती है वो समझते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई जब भी दो परमाणु आबंध बनाने के लिए करीब आते हैं तो वहां पे क्या क्या लगते हैं, कुछ आकर्षण बल भी लगते हैं, कुछ प्रतिकर्षण बल भी लगते हैं। मैं इसके बारे में आपसे लेक्चर नंबर 1 के टाइम भी बात कर चुका हूं कि जब भी दो परमाणु आबंध बनाने के लिए करीब आते हैं तो वहां पे आकर्षण बल भी लगते हैं, प्रतिकर्षण बल भी लगते हैं। देखना ध्यान से, होता क्या है, पहले परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होगा, दूसरे परमाणु का नाभिक पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होगा। इसके अलावा दोनों परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। तो आकर्षण बल भी लगते हैं, प्रतिकर्षण बल भी लगते हैं। अब इनमें से जो जीत जाएगा वो अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए लायक हो जाएगा। जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण से जीत जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर नहीं जीत पाए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कैसे बनता है बॉन्ड, तो ध्यान से देखिएगा भाई, एक लव स्टोरी है, एक बड़ी अच्छी सी लव स्टोरी है। ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना सब लोग। क्या एक बढ़िया लव स्टोरी है भाई। आप ऐसा मानो कि दो लोगों को अरेंज मैरिज के लिए, या अरेंज मैरिज भी छोड़ो, दो लोग कॉलेज में हैं। ठीक है, ये बंदा है, ये अपनी दुनिया में एकदम मगन है, ये बंदी है, ये अपनी दुनिया में एकदम मगन है। अब इन दोनों के दोस्तों ने बोला कि भाई ये बड़े अकेले अकेले से रहते हैं, ठीक है, बड़े तंग से चल रहे हैं जीवन में, तो क्यों ना इन दो को मिला दिया जाए और उनको मिला के कोई बढ़िया चीज नहीं बन जाए, है ना, एक अच्छी स्टोरी बन जाए, दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहे। अगर ऐसा है तो भाई दो परमाणुओं को, दो लोगों को मिलाया गया। जब दो लोगों को मिलाया गया तो भाई ये वाला बंदा इसको नहीं जानता, ये वाली बंदी इसको नहीं जानती। ठीक है, चलो ये दो लोगों को मिलाया गया तो दोनों अभी शुरुआत में एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन है। अगर बिल्कुल अननोन है मतलब अनंत दूरी पे है, इसको इसका कुछ नहीं पता, इसको इसका कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, अब अनंत दूरी से उन्हें धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करी, धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करी, धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करी। अब भाई दोनों को मिलवाया, दोनों ने एक दूसरे को जान पहचान बनाई, दोनों ने एक दूसरे से जान पहचान बनाई तो दोनों गए कॉफी पीने। जब दोनों गए कॉफी पीने तो एक दूसरे से थोड़ी और बात करी, जब एक दूसरे से बात करी तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब जब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो बस भाई बाकी दोस्तों की मौज हो गई, सबका काम हो गया, इन दोनों का गठबंधन हो गया। ठीक है, शादी नहीं हुई भाई, शादी नहीं हुई है, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं। ठीक है, महिला मित्र और पुरुष मित्र बने, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन दोनों की भाई दोस्ती हो गई। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई तो भाई मिलना शुरू हुआ।
जब मिलना शुरू हुआ तो नंबर एक्सचेंज हुए तो फोनों पे भी बातें हो रही हैं, चैटें भी लगातार हो रही है, मीटिंग्स भी लगातार हो रही है। मतलब बिल्कुल वो शुरुआत का एहसास हो रहा है और बिल्कुल प्यार एकदम परवान चढ़ गया है, सिर पे चढ़ के बोल रहा है। ठीक है भाई, बहुत खुश है दोनों बहुत खुश हैं। तो भाई जब दो लोग खुश हैं मतलब उन दोनों को मिलाने पे स्थायित्व आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब वो एक दूसरे के साथ अच्छा फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं, जब भी तो एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है भाई, करीब आ रहे हैं, दोस्ती हो रही है, बढ़िया चल रहा है, सब काम अच्छा हो रहा है। अचानक से एक दिन आ गया भैया जब लड़के ने इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब लड़के ने लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लड़की ने हाँ बोल दिया, और फाइनली जिसका आप सबको था इंतजार, जिसके लिए था आपका दिल बेकरार, उन दोनों की शादी भी हो गई। अब भाई शादी होना साम्यावस्था वाली बात है कि भैया ऐसा नहीं है कि डे वन से जब से वो लोग मिले हैं सिर्फ प्यार की बातें हुई होंगी। कभी कभी प्यार भी हुआ होगा, कभी कभी लड़ाइयां भी हुई होगी, कभी अच्छी बातें भी होंगी, कभी खराब बातें भी हुई होंगी। तो आकर्षण भी चला, प्रतिकर्षण भी चला। दो लोगों को सारी बातें एक दूसरे की अच्छी थोड़ी लगती है भाई, कार्बन कॉपी थोड़ी है ना। कुछ आकर्षण बल भी है, कुछ प्रतिकर्षण बल भी है। पर जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बैलेंस हो जाएं, जब एक दूसरे में एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, हाँ अब हम पूरा जीवन साथ बिता सकते हैं, उस स्थिति को, उस साम्यावस्था को कहते हैं शादी। यानी कि उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बन गया, जब शादी हो गई, तो वो है जब उनके बीच में उन्हें एक दूसरे के साथ सबसे बेहतर स्टेबिलिटी महसूस हो रही है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस हो रही है। मतलब वो कह रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। मतलब एनर्जी क्या हो गई है, मिनिमम। भाई तुम लोगों को ये बात पता है ना कि स्टेबिलिटी और एनर्जी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो जब दो लोगों में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी मतलब लड़ाई झगड़े नहीं है ना, किसी बात की कहा सुनी नहीं है, सब बढ़िया ही चल रहा है। ठीक है, अगर यहां तक सब कुछ बढ़िया है, स्टेबिलिटी आ गई है, अब भाई जब शादी होती है उसके बाद में असली पत्ते खुलते हैं, क्योंकि साथ रहना पड़ता है। अब साथ रहेंगे तो जो अभी तक इतना मधुर चल रहा था, चल छैया 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 छैया, अब भाई वो छैया छैया नहीं रहा है। अब क्या होंगे, अब होंगे झगड़े, अब होगी बात बात पे गुस्सा, अब होंगे बर्तन फेंके जाएंगे, बेलन मारे जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, सामान फेंका जाएगा। सबके घरों में आपने देखा मम्मी पापा की लड़ाइयां कहां नहीं होती, सबके घरों में होती है। कभी कभी तो बच्चे पेल दिए जाते हैं उसके चक्कर में। तो भाई इतना भयंकर एनर्जी आ गई, इतनी भयंकर स्टेबिलिटी थी, अभी तक मिनिमम एनर्जी थी, पर साथ रहने पे, क्योंकि भाई जब एक बार गुस्सू गुस्सू हो जाती है चीजें, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इतना करीब हो गया है कि अब साथ ही रहना है, अब इस इंसान को पूरी जिंदगी के लिए झेलना है, तो फिर दिक्कत तो चालू हो जाएगी ना, लड़ाइयां भी होंगी। तो फिर वो लड़ाइयां लेती है महाभारत का रूप, और फिर होता है प्रतिकर्षण, 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 और प्रतिकर्षण होगा तो स्थायित्व घटता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मानते हो ये बात? तो भैया देखो, कहां दो अनजाने अजनबी है ना, उन्हें हमने मिलाया, पास आए पास आए पास आए, उनका गठबंधन भी करा, पर उसके बाद में फिर से झगड़े कर करके, तुम तेरे घर मैं मेरे घर, बढ़िया, तुम मुझसे मत बोल, मैं तुझसे नहीं बोल रही, ये चीज होती है ना। अगर ये होती है तो बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बच्चे कह रहे कहानी कहां पर है, ये कहानी यहां पर है भाई। ये है दो हाइड्रोजन परमाणुओं के पास आने की कहानी। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये समझ आना चाहिए, और इसे समझाया जाता है इस तरीके से। हम तो ऐसे ही समझाते हैं हर साल, और बच्चों को आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान से सुनना, यहां है ऊर्जा, ठीक है, यहां है दूरी, दोनों के बीच की दूरी। तो ध्यान से समझना, ये दो परमाणु अनंत दूरी पे थे, अनंत दूरी पे थे, पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। अगर एक दूसरे को नहीं जानते थे तो हमने क्या बोला कि भाई उनके बीच में दूरी इतनी ज्यादा है कि ऊर्जा जीरो को अप्रोच कर रही है, क्योंकि ना कोई आकर्षण है ना कोई प्रतिकर्षण है। धीरे धीरे करीब आए, ये देखो, धीरे 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 करीब आए, करीब आए, करीब आए, मिले मिले, यहां पे अच्छी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सब काम अच्छा चल रहा है। धीरे 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 और करीब आते जा रहे हैं। तुम देखो, जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, ऊर्जा कम 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 होती जा रही है।
जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं ऊर्जा कम 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 होती जा रही है। कम होती जा रही है मतलब स्थायित्व बढ़ता जा रहा है। अगर कम होती जा रही है ऊर्जा, स्थायित्व बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा है। पहले बिल्कुल दूर थे, फिर एक बार मिले, फिर डेट पे गए, फिर भैया हो गई शादी। और जब शादी हुई तो ये वो स्थिति है जब उनके बीच में न्यूनतम ऊर्जा थी। न्यूनतम ऊर्जा थी, जीरो से भी एकदम मिनिमम पे, -435.8। दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच न्यूनतम ऊर्जा थी। उस स्थिति में साम्यावस्था थी। उस समय जो उनके नाभिकों के बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी उस बॉन्ड की? बंध लंबाई। कि भाई ये साम्यावस्था दूरी है, इससे ज्यादा भी पास आ गए तो फिर झगड़े होना तय है। ठीक है, शादी तक प्यार था, लोग कहते हैं शादी के बाद ये बदल गया है। इसलिए तो बदल गया भाई क्योंकि अंतर नाभिकीय दूरी तुमने क्रॉस कर दी। ठीक है, तो भाई इस समय तक जो दूरी थी ये थी बंध लंबाई, जहां तक चीजें बढ़िया रह सकती थी। पर इसके बाद क्योंकि साथ साथ रहने लग गए तो झगड़े बढ़ते गए, झगड़े बढ़ते गए, झगड़े बढ़ते गए, झगड़े बढ़ते गए। और देखो भैया ध्यान से, ऊर्जा का मात्रा भी बढ़ता चला गया, एनर्जी भी बढ़ती चली गई। सही है। तो यहां पे आकर्षण जीत रहा था प्रतिकर्षण से, आकर्षण जीत रहा था प्रतिकर्षण से, आकर्षण जीत रहा था प्रतिकर्षण से। इस स्थिति पे, इस साम्यावस्था पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बैलेंस हो गए, है ना। यहां पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बैलेंस हो गए। और इसके बाद प्रतिकर्षण ने ऐसा डोमिनेंस दिखाया, ऐसा डोमिनेंस दिखाया कि आकर्षण कभी आ ही नहीं पाया। सही है जी। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन परमाणु का ये बढ़िया ग्राफ देखा। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, सही है, बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका न्यूनतम ऊर्जा वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां बंध बनता है। और इस समय परमाणुओं के बीच की जो अंतर नाभिकीय दूरी होती है उसे कहते हैं बंध लंबाई। सही है, ठीक है। तो बॉन्ड बनता है न्यूनतम ऊर्जा स्थिति में। ये बात समझ आई? कहानी सुन के सबको मजा आ गया? हाँ, बच्चे कह रहे हैं मास्टर ऐसी बातें करा कर यार, इन्हीं बातों के लिए तो हम कक्षा में आते हैं। एक दो क्लास में अगर ऐसी बातें हो जाती है तो एक तो हमारी थकान सी मिट जाती है और हमारा दिन सा बन जाता है, मजा सा आ जाता है ना। सही है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी समय आएगा। सभी के जीवन की कहानी है ना। कभी तो तुम भी राजा रानी वाले खेल में आओगे, सभी के साथ होना है। जब तुम्हें मास्टर याद आएगा, सही है, तब जादू सर का जादू वहां भी चलेगा। अभी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहां तक बात समझ आई ना? अगर यहां तक बात समझ आई तो बेटा जी वीबीटी क्या कहता है कि ये हो क्या रहा है। अब ध्यान से, थोड़ा सीरियस होके, ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक एक दूसरे के अंदर अंतर्भेदन कर चुके हैं, अति व्यापन कर चुके हैं। दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक एक दूसरे में अंतर्भेदन कर चुके हैं, अति व्यापित हो सकते हैं, अति व्यापित हो चुके हैं। क्लियर है? अगर अति व्यापित हो चुके हैं तो स्थिति में आबंध बनता है। तो ये कक्षकों का अति व्यापन क्या है, हम आपको ये समझाते हैं थोड़ा डिटेल में। कि कक्षकों का अति व्यापन क्या है ये समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला। ये हाइड्रोजन अणु की जो बात है वो यहां पे लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोजन अणु के विरचन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। मैंने आपको बोला जब भी बॉन्ड बनता है ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कर लेते हैं। ठीक है, इन परमाणु कक्षक का आंशिक रूप से अंतर्भेदन जो है वो परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। इसके परिमाण स्वरूप होता क्या है? इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं। मतलब ये कि हाइड्रोजन का विन्यास था 1s1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस चक्रण में, ये एक और हाइड्रोजन परमाणु है, लेट्स से इसमें इलेक्ट्रॉन है इस चक्रण में। ये दो परमाणु कक्षक पास आ रहे हैं, 1s इसका 1s उसका। ठीक है, दो परमाणु कक्षक पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी न्यूनतम ऊर्जा वाली जब ये पहले वाले का परमाणु कक्षक, ये दूसरे वाले का परमाणु कक्षक, और ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मित हो गया। सही है, इसमें का युग्मित इलेक्ट्रॉन था, उसमें का युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही दोनों पास है इनका संयुग्मन हो गया। सही है, जैसे ही दोनों पास आए उनका संयुग्मन हो गया। तो हमने बोला इसके परिमाण स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं। अति व्यापन की सीमा
सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि अब आबंध बनाने का तरीका ही अतिव्यापन है, तो अतिव्यापन जितना बढ़िया होगा, कक्षक एक दूसरे के साथ जितना बढ़िया तरीके से अतिव्यापित होंगे, मिश्रित होंगे, मिक्स होंगे, उतना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, उतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कक्षक एक दूसरे के साथ जितना अच्छे से अतिव्यापित होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो हमने यही बोला कि अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। सामान्यतः अधिक अतिव्यापन दो परमाणुओं के बीच प्रबल आबंध बनाने से संबंधित है। ठीक है, अतिव्यापन क्या है? दो परमाणुओं के बीच स्ट्रॉन्ग आबंध बनाने से संबंधित है। इस प्रकार कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का बनना संयोजकता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो अतिव्यापन कर रहे हैं और इस तरीके से अतिव्यापन हो रहा है। सही है? मैं इस अतिव्यापन को करके दिखाता हूं कैसे होता है। मैं अतिव्यापन आपको बताता हूं कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, उसके अंदर डिटेल्स होती है। ऐसे हर अतिव्यापन नहीं होता, पर कैसे कैसे होता है समझे तो सही। तो ध्यान से देखना, आपके पास एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है, एफ कक्षक है। हम डी की बात नहीं करेंगे अभी, एस और पी की बात करेंगे। तो मैंने बोला, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन अणु बनाना है, बहुत ही बेसिक आइडिया में लेके चल रहा हूं, हाइड्रोजन अणु बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं आप लोगों को एक सिखाऊंगा HF अणु बनाना, और फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा F2 अणु बनाना। बस इन तीन अणुओं को बनाना आज सीख लेते हैं, हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन अणु बनाना, HF अणु बनाना, F2 अणु बनाना कैसे बनेंगे सुनना। तो हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है ना, आपने दो हाइड्रोजन परमाणु लिए। अब देखो, हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1s1, तो दोनों हाइड्रोजन का विन्यास तो सेम ही होगा 1s1, यानी कि इस पे भी s कक्षक है, इस पे भी s कक्षक है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैं अभी अभी आपको बता के आया हूं कि भाई हम डब्बे से अगर बनाए इसमें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हम डब्बे से अगर यहां बनाए तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो सहूलियत के लिए, इसको उल्टे चक्रण का बना दो, क्योंकि इन दोनों को करीब लाके बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है। तो भाई एस होता है सममितीय गोलाकार, तो ये आ गया, ये आ गया पहला एस कक्षक। ठीक है जी, और मैंने क्या कर दिया, ये आ गया पहला एस कक्षक, ओके कोई नहीं, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था बट हुआ नहीं। ठीक है, ये है हाइड्रोजन का पहला एस कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से मैंने बोला, यहां पे हमने बनाया हाइड्रोजन का दूसरा एस कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन है विपरीत चक्रण में, इस तरीके से। अब अगर ये दो हाइड्रोजन परमाणुओं को करीब लाया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा ये कि ये एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है जी, एक ही हाइड्रोजन परमाणु है, एक ही हाइड्रोजन परमाणु है। जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, अंतर्भेदन करते हैं, ठीक है, जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, अंतर्भेदन करते हैं, तो इस तरीके के अतिव्यापन को, ये देखो मैंने थोड़ा एरिया बढ़ा दिया, इस तरीके के अतिव्यापन को क्या कहते हैं भाई? देखो ये एस कक्षक है, ये भी एस कक्षक है, तो ये जो अतिव्यापन हुआ जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिक्स हो गए, इसे कहते हैं एस एस अतिव्यापन, इसे कहते हैं एस एस अतिव्यापन। इसी तरीके से अगर मैंने एचएफ अणु की बात करी तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन होता है 1s1, हाइड्रोजन होता है 1s1, फ्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक 9, तो ये होता है 2s2 2p5। फ्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक 9 2s2 2p5।
तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हाइड्रोजन होता है 1s1, फ्लोरीन होता है ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल एक। हाइड्रोजन में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में भी अल्टीमेटली एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, परंतु हाइड्रोजन का युग्मित इलेक्ट्रॉन s कक्षक में है, फ्लोरीन का युग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा p कक्षक में है। ठीक है, बस ये बात आपको समझनी है। तो हमने बोला ये है हाइड्रोजन का 1s, जिसमें हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन है, और जो फ्लोरीन है उसका होता है p कक्षक। उसका क्या होता है, p कक्षक। कैसा होता है p कक्षक, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कैसा होता है p कक्षक, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा p होता है डमलाकार, और इसमें भी है एक इलेक्ट्रॉन, पर ऑब्वियसली विपरीत चक्रण का होगा, क्योंकि जब ही बॉन्ड बन पाएगा। इन दो को मैं ला रहा हूं आबंध बनाने के लिए। मैंने थोड़ा पास बना दिया, थोड़ा दूर होंगे, सही है, ओके जी। अगर इन्हें आबंध बनाने के लिए ला रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि इसके s कक्षक के साथ, इसके s कक्षक के साथ इसके p कक्षक का अतिव्यापन हो जाएगा, s कक्षक के साथ p कक्षक का अतिव्यापन हो जाएगा, और हम बोलेंगे कि बीच में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे। ये कैसा अतिव्यापन होगा, sp अतिव्यापन, और इससे आपका क्या बना, HF अणु बना। तो SS अतिव्यापन से H2 अणु बना, sp संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन इस तरीके से हुआ, sp अतिव्यापन। और अगर आप ढंग से नोटिस करेंगे F2 अणु, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन का विन्यास ऊपर लिखा हुआ है, संयोजी कोश विन्यास है 2s2 2p5, तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले फ्लोरीन में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले फ्लोरीन में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों फ्लोरीन में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये लो भाई, इसके भी p में है, इसके भी p में है। हम बोलेंगे इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इन दोनों p कक्षकों को हम करीब लाए, अगर इन दोनों p कक्षकों को हम करीब लाए, तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा ये। सही है जी, ठीक है। और ये जो बीच का जोन है जहां पे अतिव्यापन हो रहा है, ये है आपका पीपी अतिव्यापन। ये कैसा अतिव्यापन है आपका, पीपी अतिव्यापन। कैसा अतिव्यापन है, पीपी अतिव्यापन। तो हमने बोला हाइड्रोजन अणु बना एसएस अतिव्यापन से, एचएफ अणु बना एसपी अतिव्यापन से, फ्लोरीन अणु बना पीपी अतिव्यापन से। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ। तो इस तरीके से कक्षकों का अतिव्यापन होता है, बट मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है। आप डिटेल में मैं अगली क्लास में समझाऊंगा कि अतिव्यापन हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2s को ले आए और अतिव्यापित हो गए, 2p को ले आए अतिव्यापन हो गया, एक s और एक p को ले आए अतिव्यापन हो गया। इसको हेड ऑन कहते हैं, नहीं कहते, सारी बातें डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, डिटेल में पढ़ाएंगे, समझेंगे सारी बातों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी ये बताओ समझ में आया क्या, हाँ जी, ये बताओ समझ में आया क्या, हाँ जी। एक बच्चे ने एक टिप दी है, जरा उस टिप को मैं अप्लाई करके देखता हूं। ये बनाया, कॉपी किया, अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सही। ये तो एक नई चीज सीख ली हमने, हमें पता था उससे होता है, बट कैसे होता है वो नहीं समझ में आ रहा था, आज समझ में आ गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इसको हम बहुत काम में लेंगे आगे जाके। यस, ठीक है जी, क्लियर है, पक्का, अतिव्यापन समझ में आया। अच्छा, अब S का D के साथ अतिव्यापन नहीं होता, S का D के साथ अतिव्यापन नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता सीखेंगे, आगे बात करेंगे। पर हां, यहां तक जो भी पढ़ाया है इसकी एनसीईआरटी ढंग से देख के आना, ठीक है,
यहां तक कक्षकों का अतिव्यापन जिनको नहीं समझ में आया, कक्षकों का आकार नहीं समझ में आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर गो थ्रू करें प्लीज। अभी मैं ये बोलूंगा, जो भी पढ़ाया है उतना एनसीईआरटी से जरूर पढ़िए और साथ में डीपीपी जरूर ट्राई करिए। ठीक है जी, ओके, ठीक है भाई लोग। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी था, है ना, आज के लिए काफी था। इतना अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से रिवाइज करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसमें भी कमियां निकालेंगे। ये भी आपका फाइनल सिद्धांत नहीं है, हाँ ये लुइस से बेहतर है, पर इसमें भी गलतियां थी, वो अगली क्लास में सीखेंगे और फिर नई चीज की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, एक्सिस पे क्या होता है, क्या होता है बेटा, थांबा, सब सिखाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, अभी समय नहीं है ना, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, चलो जी, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।